नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो जो कंपनी 2005 में अपने करियर की टॉप पर थी, वही कंपनी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में अपने डाउन फेज पर चली जाती है। और वही कंपनी आज के टाइम पे कहां पर खड़ी है? चलो देखते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी का स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सुजलोन एनर्जी। और उसकी कहानी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, यानी कि जिसने बहुत सारे अप्स और बहुत सारे डाउन्स देखे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी ने इन सारे चैलेंज को सरवाइव किया है। बात है सन 1995 की, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसके दिमाग में रिन्यूएबल एनर्जी का ख्याल आया और उसे एक बड़े बिजनेस में तब्दील किया। उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर तुलसी तांती, जो कि एक गुजराती बिजनेसमैन है, जो उस टाइम एक टेक्सटाइल कंपनी चलाते थे जिसमें अराउंड 15 एम्प्लॉयज थे। और शुरू से ही तुलसी तांती जी एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन थे। उन्होंने नोटिस किया कि उनके टेक्सटाइल वाले बिजनेसेस में रॉ मटेरियल के बाद जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ता और कंपनी के प्रॉफिट भी। जब तुलसी तांती जी ने इस समस्या को हल करने के लिए शोध किया तो उन्होंने इसका समाधान विंड एनर्जी प्रोडक्शन में पाया। तांती जी ने बिना समय गवाए एक विंड मिल स्थापित करवा दी और यह कदम उनके लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक साबित हुआ। उस टाइम पे भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शंस पर अच्छा खासा ध्यान दे रही थी और ग्लोबल लेवल पर भी विंड टर्बाइन्स की अच्छी खासी डिमांड थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए तुलसी तांती जी ने विंड एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा और 2001 में तुलसी तांती जी ने अपने टेक्सटाइल बिजनेस को बेच दिया और उन्होंने सुजलोन ग्रुप का स्थापना किया। और तुलसी तांती जी का गट फीलिंग सही निकला और सुजलोन बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। और देखते ही देखते 2003 में सुजलोन को अपना सबसे पहला बड़ा ऑर्डर मिला। और वो ऑर्डर यूएसए के एक कंपनी ने दिया था जिसका नाम था डेनमार एंड एसोसिएट, और इनके लिए 24 विंड टर्बाइन्स को सप्लाई किया। उसके बाद शुरू होती है रोमांचित कहानी। बात है सन 2005 की। इस साल में आता है सुजलोन एनर्जी का आईपीओ, जो इतना सक्सेसफुल होता है कि वो 51 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और सुजलोन का शेयर इतना वैल्यूएबल हो जाता है कि तुलसी तांती जी को इंस्टेंट बिलियनियर बना देता है। और 2005 में उनका नाम फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 40 रिचेस्ट इंडियंस में भी फीचर किया जाता है। अरे भाई, गुजराती बिजनेसमैन थे, इतने में थोड़ी रुकने वाले थे। अभी तो कंपनी को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाना था। उसके के लिए तुलसी तांती जी और भी बहुत बड़े बड़े कदम लेना शुरू करते हैं, जहां पर 2006 में वो अपने सबसे पहला बड़ा एक्विजिशन करते हैं। वो एक बेल्जियम कंपनी जो कि विंड टर्बाइन्स के गियर बॉक्सेस को बनाने में स्पेशलाइज्ड है, जिसका नाम है हेंडरसन ट्रांसमिशंस। उसको अराउंड $565 मिलियन के लिए एक्वायर कर लेते हैं। और इस एक्विजिशन के बाद सुजलोन सच में एक बहुत बड़ा कंपनी बन चुका होता है। और सच में ये सुजलोन के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। सुजलोन यहां नहीं रुकता और सन 2007 में एक जर्मन कंपनी सेवियन को एक्वायर कर लेता है। और इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए सुजलोन अराउंड $1.6 बिलियन पे करता है। इसके बाद सुजलोन जो है वो दुनिया का 5th लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर बन जाता है। लेकिन तांती जी के सामने एक बड़ी समस्या थी कि विंड टर्बाइन्स को इंस्टॉल करने के लिए ग्राहकों को एक बहुत बड़ी रकम अग्रिम भुगतान के रूप में देनी पड़ रही थी, मतलब कि अपफ्रंट कॉस्ट। इस कारण कई कंपनियां और व्यवसायी जो विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने में बहुत फायदा देख रहे थे, इस अपफ्रंट निवेश की वजह से इसे स्थापित करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी समस्या का समाधान लेकर तुलसी तांती एक ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल लेकर आए, जिसमें उन्होंने अपने क्लाइंट्स को बताया कि वे सिर्फ 25% अग्रिम पूंजी निवेश करें और बाकी 75% पूंजी बैंक के जरिए लोन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं था। शुरू में बैंक ने ऐसे मॉडल को अपनाने से मना कर दिया, पर धीरे धीरे कुछ बैंक ने लोन देना चालू किया और देखते देखते इंडिया के ऐसे कई सारे बैंक्स थे जो सुजलोन एनर्जी के क्लाइंट्स के लिए इस बिजनेस मॉडल के जरिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे थे। और इस तरीके से तुलसी तांती जी ने विंड एनर्जी सेक्टर के एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया।
जिसकी वजह से उनके साथ ढेर सारे कस्टमर्स और क्लाइंट्स जुड़ने लगे, जिसकी वजह से कंपनी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगा। और इस टाइम पे तुलसी तांती जी और सुजलोन दोनों बहुत बड़े बन चुके थे और ऐसा लग रहा था कि सुजलोन कुछ भी कर सकता है। और इस टाइम पीरियड में इन्वेस्टर्स भी सुजलोन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे और सुजलोन का जो शेयर प्राइस था वो अपने ऑल टाइम हाई पे था। दोस्तों, अब यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा कि क्या ऐसा भी दिन देखने पड़ेंगे। इसी खुशहाली और ऑप्टिमिस्ट के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक सा रातों रात कंपनी के प्रमोटर्स और सुजलोन के इन्वेस्टर्स दोनों शोक हो जाते हैं, क्योंकि 2008 में यूएसए में हाउसिंग मार्केट क्राइसिस हो जाता है और अमेरिका का 158 ईयर्स ओल्ड बैंक लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो जाता है और डूब जाता है। और यह इवेंट दुनिया भर में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर देता है। सुजलोन के ऑर्डर बुक में मुख्यतः ऑर्डर्स विदेशी देशों से आते थे, जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी, ब्राजील आदि। जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ तो ये सभी देश सहित अन्य सभी देश आने वाले रिसेशन फेज के लिए खुद को तैयार करने लगे। इस रिसेशन फेज की वजह से दुनिया के दो सबसे बड़े एनर्जी मार्केट्स यूरोप और यूएसए से आने वाले सभी ऑर्डर्स बंद हो गए। इसके कारण सुजलोन को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि तुलसी तांती और सुजलोन ने अनुमान लगाया था कि जिस तरह से विंड एनर्जी सेक्टर अभी ग्रो कर रहा है, आने वाले कुछ सालों में उसकी ग्रोथ और डिमांड कई गुना बढ़ेगी। इस अनुमान के आधार पर सुजलोन ने बड़ी मात्रा में कर्ज लेकर अपनी क्षमता का विस्तार किया और कई कंपनियों का एक्विजिशन भी किया। अब स्थिति यह थी कि सुजलोन के पास उत्पादन, इंस्टॉलेशन और सर्विस की पूरी क्षमता थी, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मार्केट में डिमांड ही नहीं थी। डिमांड की कमी के कारण सुजलोन वह पैसा नहीं कमा पाया जिसकी उसे उम्मीद थी, जिससे उसके ऊपर भारी कर्ज और उसके बड़े बड़े ब्याज भुगतान सुजलोन के प्रॉफिट्स को कम करने लगे। देखते ही देखते सुजलोन घाटे में चला गया और इस समय सुजलोन का कर्ज लगभग $1.3 बिलियन था। इस कर्जे को कम करने के लिए सुजलोन एक नया फाइनेंशियल प्लान लेकर आता है। इसी प्लान का एक मेजर एक्शन स्टेप होता है सुजल ने जिस कंपनी को 2006 में एक्वायर किया था, बेल्जियम का है एंडरसन ट्रांसमिशंस, उसमें 35% स्टेक बेचना और वहां से $70 मिलियन का फंड रेज करना। और ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान एग्जीक्यूट होने के बाद सुजलोन के फाइनेंशियल्स फिर से स्टेबल लगने लगते हैं। लेकिन फिर से यहाँ पर सुजलोन एक और बहुत बड़ा गलती कर बैठता है, जहां पर वो एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट्स सेट कर देता है और उसको अचीव करने के लिए जो विंड प्रोजेक्ट्स का बिडिंग होता है, उन बिडिंग्स में यह बहुत ही सस्ता या लोअर कॉस्ट बिडिंग डालता है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ही कम हो जाते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्हें लॉस भी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी सन 2011 में सुजलोन फिर से प्रॉफिटेबल बन जाता है, कंपनी में फिर से एक नहीं जाना जाती है। लेकिन इस फाइनेंशियल प्लान का एक नेगेटिव पॉइंट था, जो कि कंपनी को बाद में मालूम पड़ता है और फिर से कंपनी कर्जे में चली जाती है। वो नेगेटिव पॉइंट ये था कि लोअर कॉस्ट बिडिंग से कंपनी को ऑर्डर तो बहुत मिलते थे, लेकिन उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए कंपनी को बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती थी। इसकी वजह से कंपनी को लोन लेना पड़ता था और लोअर कॉस्ट के ऑर्डर में प्रॉफिट ज्यादा बचा पाना मुश्किल था, जिसकी वजह से सन 2014 में सुजलोन का कर्जा फिर से अराउंड $1 बिलियन आसपास पहुंच जाता है और फिर से सुजलोन एक डाउनफॉल में चला जाता है। लेकिन तांती जी हार मानने वालों में से नहीं थे। तब कंपनी फिर से डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाती है, जिसके अंडर सुजलोन अपने जर्मन सब्सिडियरी कंपनी सेवियन को बेच देता है। और सिर्फ यही नहीं, सन फार्मास्यूटिकल्स के फाउंडर दिलीप सांघवी जी भी मुश्किल के टाइम में सुजलोन की मदद करने आते हैं और सुजलोन में 23% स्टेक खरीद के करीब $185 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद कंपनी ने फिर से धीरे धीरे अपना काम चालू किया, लेकिन फंड कम होने के कारण कंपनी अपना शेयर डाइल्यूट करते जा रही थी, जिसका सीधा असर कंपनी के शेयर के वैल्यू पर पड़ता है और उसके कारण कंपनी के शेयर की वैल्यू धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट था कि अभी सुजलोन का जो फोकस है वो ग्रोथ पे नहीं है, बल्कि स्टेबिलिटी पे है, जहां पर कंपनी सबसे पहले प्रॉफिट्स के मामले में स्टेबल और कंसिस्टेंट होना चाहता है।
और एक बार अगर कंपनी स्टेबल हो जाए तो मे बी उसके बाद से कंपनी फिर से ग्रोथ पे फोकस करने लगेगी। इस पूरी जर्नी के दौरान कंपनी का शेयर का प्राइस कभी 3 डिजिट में था तो कभी 1 डिजिट में भी रहा है, और अब कंपनी के शेयर का प्राइस पिछले कुछ टाइम से ही 2 डिजिट में पहुंचा है। और इन्वेस्टर के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर ने भी कंपनी पे दोबारा भरोसा रखा है। लेकिन कंपनी को सक्सेसफुली टर्न अराउंड करने के लिए जिस व्यक्ति ने स्ट्रगल किया था, वो अनफॉर्चुनेटली सुजलोन को रिवाइव होते देख नहीं पाए, क्योंकि अक्टूबर 2022 को मिस्टर तुलसी तांती का देहांत हो जाता है, जिसके बाद कंपनी की कमान तुलसी तांती जी के छोटे भाई विनोद तांती और गिरीश तांती जी ने संभाली। बट मिस्टर तुलसी तांती को इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी में अर्ली पायनियर्स हमेशा याद में रखा जाएगा, क्योंकि जिस रिन्यूएबल एनर्जी विजन को कंपनीज आज के टाइम में देख रहे हैं, उस रिन्यूएबल एनर्जी के विजन को तुलसी तांती जी ने 24 ईयर्स पहले यानी 2001 में देखा था, और उन्होंने उसमें सक्सेसफुली बिजनेस भी बिल्ड किया था। और अगर मान लीजिए 2008 का क्राइसिस नहीं होता और विंड एनर्जी मार्केट में डिमांड स्लो डाउन नहीं आता, तो ऐसा भी हो सकता था कि तुलसी तांती जी का जो सपना था कि सुजलोन एनर्जी को दुनिया का नंबर 1 विंड टर्बाइन कंपनी बनाने का, मे बी वो सपना सच में साकार होता। आप देखें तो सुजलोन एक बहुत ही सही स्थिति में है, क्योंकि वर्तमान में कंपनी कर्ज मुक्त है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इस क्षेत्र की कंपनी को सरकार से भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स और सब्सिडीज के जरिए कई प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। वर्तमान में इन क्षेत्र में सोलर और विंड दोनों में भारी मांग है, क्योंकि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में ज्यादा फोकस कर रही है और उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। इस ग्रीन हाइड्रोजन के टॉपिक पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी वापस हम सुजलोन की तरफ आते हैं। इस अनुकूल स्थिति में यदि सुजलोन अपने फंड्स और कर्ज को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करता है और ग्रोथ के बजाय प्रॉफिटेबिलिटी को अपना प्राथमिक फोकस बनाता है, तो कंपनी का दीर्घकालिक भविष्य वास्तव में सुरक्षित और उज्जवल हो सकता है। तो यह थी सुजलोन पर हमारी केस स्टडी। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, क्या आपने सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट किया है? कमेंट करके जरूर बताना।